नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज हम बात करेंगे राजनीति की। और राजनीति की अगर कोटद्वार में बात होती है तो निश्चित तौर पर देखा जाता है कि कोटद्वार में जो राजनीति है वो एक अलग तरह की राजनीति है। यानी कि यहाँ पे विकास के मुद्दों पर राजनीति कम होती है और जातिगत आधार पर राजनीति ज़्यादा होती है। चुनाव के समय इस तरह का ही माहौल रहता है। आज हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र चौहान की। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कैसे शैलेंद्र रावत बने नायक से खलनायक। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है वीडियो, धीरेन्द्र शैलेंद्र रावत कैसे बने नायक से खलनायक। पार्ट 2 में हम आपको आज राजनीति पर जब बात करेंगे तो बात करेंगे धीरेन्द्र चौहान की, क्योंकि धीरेन्द्र चौहान ने कोटद्वार में, वैसे तो उन्होंने 2002 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पत्नी ने जब यहाँ पे मेयर का चुनाव लड़ा और खुद उन्होंने बागी होकर विधायक का चुनाव लड़ा, तो कोटद्वार के मतदाताओं की या कोटद्वार के राजनीति की जो है सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आमतौर पर अंदर खाने जो होता है वो आम आदमी को दिखाई नहीं देता। और किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होता है जब जनप्रतिनिधि विकास के मुद्दे को लेकर राजनीति करें और लोग भी राजनीति में जो जागरूकता है उसको समझें और वोट देते समय विकास को ही मुद्दा रखें। मालन पुल टूट गया तो इसलिए हम पार्ट 2 पहले डाल नहीं पाए थे आपको, लेकिन मालन पुल टूटने की जो खबरें हैं उनमें हम पार्ट 2 अब डाल रहे हैं आपको, क्योंकि अभी हम आपको वही दिखा रहे थे खबरें। तो चलिए फिर राजनीति पार्ट 2 में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र चौहान कोटद्वार की राजनीति में अब हमारे बीच नहीं है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और इस बात के लिए सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने कोटद्वार में अपने दम पे राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ हासिल किया। भले ही उनकी पत्नी मेयर नहीं बनी, वो विधायक नहीं बने, लेकिन उन्होंने कम से कम इतना मादा दिखाया कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़े। अब हमारे बीच नहीं है तो सबसे पहले एक आपको दिखाते हैं छोटी सी क्लिप। 2022 के चुनाव में केबी न्यूज़ खबर आपकी ने उनसे बातचीत की थी। तो पहले आप देखिए कितने वफादार थे वो, लेकिन वफा करके भी तन्हा रह गए। धीरेन्द्र चौहान, ये हमारा टाइटल है। और तीसरा कौन, आखिर में बताएंगे हम आपको कोटद्वार की राजनीति में क्या चल रहा है। तो तीसरा कौन, पहले देखिए धीरेन्द्र चौहान की एक झलक, एक छोटी सी क्लिप। मैं रितु खंडूरी जी का बहुत सम्मान करता हूं और जनरल खंडूरी जी हमारे आदर्श हैं। ये फैसला जनरल खंडूरी जी का नहीं है। जनरल खंडूरी जी कभी नहीं कह सकते, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बेटी को कोटद्वार से लड़ाएं, और रितु खंडूरी जी ने भी कभी नहीं कहा होगा कि मेरे को कोटद्वार से लड़ाएं। ये फैसला पार्टी ने उनके ऊपर थोपा है। तो आप देख रहे हैं राजनीति पार्ट 2। तो धीरेन्द्र चौहान की बात जब भी होती तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक मिलनसार व्यक्तित्व और हमेशा ही खंडूरी परिवार की वाहवाही करने वाले एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उनको देखा जाता है। धीरेन्द्र चौहान अब हमारे बीच नहीं है तो उनके बारे में कहने के लिए कुछ भी हमारे पास वैसे ऐसा है भी नहीं कि जो हम उनकी कुछ बुराई कहें। ये ज़रूर कह सकते हैं कि शैलेंद्र रावत जब कोटद्वार की राजनीति में तेज़ी से उभर रहे थे, वो बाबर का एक बड़ा चेहरा थे, चुनाव जीत चुके थे, विधायक बन चुके थे, लेकिन वो खलनायक बने तो भुवनचंद खंडूरी की नज़रों में उनको गिराया गया। यूँ कह सकते हैं कि कुछ उनसे भी गलती हुई होगी, लेकिन उनकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। तो ये ज़रूर माना जाता है कि शैलेंद्र रावत को कोटद्वार की राजनीति में विलेन बनाने में, यानी भुवनचंद खंडूरी की नज़र में विलेन बनाने में धीरेन्द्र चौहान या उनकी लॉबी का भी योगदान रहा है। लेकिन धीरेन्द्र चौहान हमारे बीच नहीं है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बीजेपी में जिलाध्यक्ष के तौर पर काम किया, पार्टी के वफादार थे, लेकिन उनके साथ वफा नहीं की, न बीजेपी ने की, न लोगों ने की, और इस तरह वो अब हमारे बीच नहीं है, दुनिया से ही चले गए। तो बताते हैं हम आपको कोटद्वार की राजनीति की कलंक कथा धीरेन्द्र चौहान पर जो कुछ हुआ वो काफ़ी कुछ बताती है क्या है यहाँ पे राजनीति का मिजाज। कोटद्वार विधानसभा की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे समय से, यानी पिछले 3 टर्म से बीजेपी आलाकमान ने कोटद्वार के स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं जताया है। जबकि शैलेंद्र रावत 2017 में टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद धीरेन्द्र चौहान को ये उम्मीद थी कि 2022 में उन्हें निश्चित तौर पर विधायक का टिकट मिलेगा। जब उनकी पत्नी को या उनको कहें मेयर के लायक भी नहीं समझा गया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। विभा चौहान को कोटद्वार में मेयर के चुनाव में 25,000 से ज़्यादा वोट मिला और सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी के खिलाफ वो जीतते जीतते रह गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब धीरेन्द्र चौहान को चुनाव में सिर्फ 10 से 12,000 वोट मिले तो ये किस तरह की राजनीति कोटद्वार में है। तो कोटद्वार में जातिवादी राजनीति ही चलती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटद्वार में चलती है, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में कहीं भी अगर चुनाव होता है तो उसमें इस तरह का समीकरण बैठाया जाता है कि किस तरह जातिवादी जो समीकरण है उसको सीट में तब्दील किया जा सके। तो धीरेन्द्र चौहान को पूरी उम्मीद थी कि जब उनकी पत्नी मेयर के लिए चुनाव लड़ी और 25,000 से ज़्यादा वोट हासिल हुए तो उन्होंने बीजेपी में वापसी की, और उसके बाद यही लग रहा था कि धीरेन्द्र चौहान अब 2022 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2022 में फिर टिकट दे दिया गया रितु खंडूरी भूषण को। इससे पहले 2012 में स्थानीय व्यक्ति शैलेंद्र रावत को टिकट नहीं मिला, भुवनचंद खंडूरी जी चुनाव लड़े। 2017 में यहाँ पे
हरक सिंह रावत को टिकट दिया गया, 2022 में भी रितु खंडूरी भूषण को टिकट दिया गया और मेयर में भी यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। तो न जाने क्यों कोटद्वार में बीजेपी की जो प्रयोगशाला है उसमें प्रयोग जारी है। धीरेन्द्र चौहान को टिकट नहीं मिला, वो बागी हो गए, उनके साथ बागी होते ही समर्थन भारी संख्या में लोग उनके साथ जुटने लगे, लेकिन न पार्टी ने उन्हें इस लायक समझा, न वोटर्स ने उन्हें इस लायक समझा। तो इसीलिए हमने आज पार्ट 2 का नाम रखा है कलंक कथा। कोटद्वार के मतदाताओं की कलंक कथा बताती है धीरेन्द्र चौहान का चुनाव परिणाम। 2022 में उनको मात्र 12,000 वोट मिले, जबकि ये माना जा रहा था कि वो उलटफेर कर सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। तो जिन लोगों ने उनकी पत्नी को मेयर के लिए वोट दिया, उन लोगों ने धीरेन्द्र चौहान को वोट क्यों नहीं दिया? यही है कोटद्वार की राजनीति की कलंक कथा। तो कोटद्वार में जो राजनीति होती है उसमें एक जातिवादी राजनीति भी बहुत बड़े स्तर पर होती है और बीजेपी में अगर आप देखेंगे, बीजेपी का जो चुनावी गणित होता है यहाँ पे 100% जातिवाद पर ही होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोटद्वार में जो बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोटर हैं वो बीजेपी के ही कट्टर वोटर माने जाते हैं और इसमें कोई बात छुपी भी नहीं है और ये सभी जगह होता ही है और हर किसी पार्टी का अपने कैडर वोट होता है। तो धीरेन्द्र चौहान के साथ भी यही बात हुई। जब धीरेन्द्र चौहान की पत्नी ने मेयर का चुनाव लड़ा तो बहुत बड़ी संख्या में उन्हें बीजेपी का वोट मिला, जबकि पार्टी का जो सिंबल मिला हुआ था दिलीप रावत की पत्नी को मिला हुआ था, जो लैंसडाउन के विधायक थे उस समय भी हैं अब भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पार्टी का सिंबल दिलीप रावत की पत्नी को मिला हुआ था तो फिर लोगों ने वोट धीरेन्द्र चौहान की पत्नी को क्यों दिया? और अगर उन्होंने धीरेन्द्र चौहान को इस सोच के वोट दिया कि बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उनकी पत्नी जीतेगी तो अच्छा काम करेगी, तो फिर जब धीरेन्द्र चौहान खुद चुनाव में खड़े हुए तो उनको वोट क्यों नहीं मिला? तो यही है कोटद्वार की राजनीति की कलंक कथा। तो धीरेन्द्र चौहान की पत्नी को मिले 25,000 वोट, क्योंकि वो उस समय यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं सुरेंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने भूषण खंडूरी को हराया था 2012 में, तो लोगों के पास एक मौका था कि वो इस हार से सबक लेकर सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी को हरा देंगे। तो धीरेन्द्र चौहान ही उनको एक मजबूत दावेदार लग रहे थे, तो इसलिए उनकी पत्नी को वोट मिला कि वो सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी को चुनाव में हरा सकते हैं। और पूरा कैडर वोट भी, जो सिंबल का वोट था, वो भी धीरेन्द्र चौहान की पत्नी विभा चौहान को मिल गया। हालांकि परिणाम नहीं आया उनके पक्ष में। तो फिर ये जो जख्म 2012 से लगा हुआ है बीजेपी के कैडर वोट पे, ये बिल्कुल हरा हो गया और इसका बदला लेने का मौका फिर 2022 में आया। 2022 में धीरेन्द्र चौहान चुनाव में खुद खड़े थे तो उनको यही लगता था कि 25,000 वोट तो मेरी पत्नी को ही मिल गए, तो जब मैं खुद विधायक का कैंडिडेट हूँ तो मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे और मैं विधायक बन जाऊँगा। तो बस पार्ट 2 दिखाने का आपको एक ही मतलब है। तो इसका मैं आपको बहुत सीधे और सपाट अगर बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोटद्वार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, पहले यहाँ पे शैलेंद्र रावत एक तेज़ी से उभरते हुए नेता थे, लेकिन वो हादसे में चले गए बीजेपी से, अब वो अलग भी हो गए। पार्ट 1 में हमने दिखा दिया। अब उसके बाद जो कहानी शैलेंद्र रावत के साथ हुई वही कहानी धीरेन्द्र चौहान के साथ हुई, क्योंकि धीरेन्द्र चौहान एक तेज़ी से उभरते हुए लोकप्रिय व्यक्ति थे और ये माना जा रहा था कि मेयर के वो दावेदार है। जब महिला सीट हो गई तो उनकी पत्नी का टिकट का दावा था, लेकिन क्यों नहीं मिला उनकी पत्नी को टिकट? इसके पीछे की भी कहानी वही है जो शैलेंद्र रावत के साथ हुआ, वही फिर धीरेन्द्र चौहान के साथ होने लगा कोटद्वार में। क्योंकि अगर उनकी पत्नी को टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर वो चुनाव जीत सकती थी। जैसे परिणाम के तौर पर आपने देखा है, निर्दलीय लड़ने पर भी 25,000 ज़्यादा वोट उनको मिला। तो इसीलिए उनको शायद वोट टिकट नहीं दिया पार्टी ने कि अगर उनकी पत्नी मेयर बन जाती तो उनका दावा राजनीति में विधायक बनने का मजबूत रहता। और कोटद्वार में यही चलता रहता है अंदर खाने, और इसीलिए शायद पार्टी हाईकमान कोटद्वार के स्थानीय नेताओं को वरीयता नहीं देता, प्राथमिकता नहीं देता। जैसे शैलेंद्र रावत के साथ खेल हुआ वही खेल धीरेन्द्र चौहान के साथ हो गया। उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी, 25,000 से ज़्यादा वोट उनको मिला, लेकिन जब खुद वो चुनाव लड़े तो उन्हें सिर्फ मिले 12,000 वोट। और यही कोटद्वार की राजनीति, इसे कह सकते हैं आप एक कलंक कथा भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर विकास के मुद्दे हादसे पर होते हैं। और 2012 से ही कोटद्वार में राजनीतिक ध्रुवीकरण बिल्कुल चरम सीमा पर है। इसीलिए आप देखेंगे मालन पुल टूटने के बाद भी जिस तरह से हजारों लोगों को उसका विरोध करना चाहिए था, लगभग लोग शांत हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अगर विरोध करेंगे तो सरकार का विरोध होगा, और जो लोग सत्ता में हैं वो विरोध करेंगे तो पार्टी के खिलाफ माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोग शायद ये सोचकर खुश हैं कि बीजेपी पिछले 5 साल भी यहाँ पर थी, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, तो इसका जो नुकसान होगा बीजेपी को होगा। तो अपना अपना राजनीतिक फ़ायदा देख रहे हैं, अपना अपना राजनीतिक फ़ायदा नुकसान देखते हैं यहाँ के राजनीति करने वाले। और मतदाताओं का भी हिसाब ऐसा है कि चुनाव में जब वोटिंग होती है तो मतदाताओं को मालूम ही नहीं रहता कि किसने विकास करना है, किसने नहीं करना है। बस उस समय शराब और पैसा जितना बहाते हैं नेता, उसका इंतजार करते हैं। कोटद्वार के हजारों ऐसे लोग हैं जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव होगा तो पानी की तरफ पैसा बहाया जाता है, शराब पिलाई जाती है, तो उसी के लिए लोग इस चुनाव का इंतजार करते हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार की राजनीति पार्ट 2। चलिए फिर अब बात करते हैं तीसरा कौन। कोटद्वार में जिस तरह की राजनीति 2012 के बाद शुरू हुई है, तो यहाँ पर इस तरह का चल रहा है कि पहले शैलेंद्र रावत, फिर धीरेन्द्र चौहान, अब तीसरा कौन। शैलेंद्र रावत धीरेन्द्र चौहान को एक किस्म से हम कहें कि पार्टी से एक
तरह से बाहर ही कर दिया गया। तो सबसे बड़ी चूक धीरेन्द्र चौहान से यही हुई कि उन्होंने पार्टी में बहुत जल्दी वापसी की, जबकि उनको एक वैकल्पिक नेता के तौर पे हज़ारों लोग देख रहे थे जो कांग्रेस बीजेपी की राजनीति से मुक्ति चाहते हैं, एक नया चेहरा चाहते हैं। तो धीरेन्द्र चौहान की पत्नी को 25,000 वोट मिल गए थे, वो चाहते तो निर्दलीय के तौर पर भी आगे सही तरह से काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत पार्टी में वापसी कर दी। शायद उनसे वादा हो गया होगा कि आप 2022 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव में उनको टिकट मिला नहीं, वोट मिले सिर्फ 12,000। तो जिन लोगों ने उनकी पत्नी को वोट दिया उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि उसके पीछे थी एक बहुत बड़ी राजनीति जो यहाँ पे 2012 से ही चल रही है। भुवनचंद खंडूरी की हार के बाद से कोटद्वार में राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है और बीजेपी का जो कैडर वोटर है वो इस हार को अभी तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है और इसीलिए यहाँ पे विकास के मुद्दे हैं हाशिए पर। तीसरा कौन, तो धीरेन्द्र चौहान, शैलेंद्र रावत एक ठाकुर वर्ग के बड़े नेता हैं। मतलब धीरेन्द्र चौहान तो हमारे बीच नहीं है, तो शैलेंद्र रावत अब छोड़ चुके हैं बीजेपी, कांग्रेस में चले गए, धीरेन्द्र चौहान है नहीं। तो तीसरा कौन, इस समय 2 ठाकुर नेता कोटद्वार की राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें एक इसमें शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली हैं और एक है इसमें वीरेंद्र रावत। तो आगामी मेयर के चुनाव में भी मालूम चल जाएगा कि बीजेपी के इन नेताओं की क्या हैसियत है, इनकी कितनी वक़्त है और क्या इनके राजनीतिक समीकरण पक्ष में है। तो शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली तो मेयर का चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, उनके 3 बच्चे हैं ऐसा हमने सुना है। तो वीरेंद्र रावत ही जिम्मेदार हैं शैलेंद्र रावत धीरेन्द्र चौहान की राजनीति को हाशिए में धकेलने में, क्योंकि वो संगठन में जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और युवा राजनीति में वो महासचिव रहे हैं, यमकेश्वर के विधानसभा प्रभारी हैं, लेकिन अब वो जिलाध्यक्ष हैं। यानी यमकेश्वर लैंसडाउन कोटद्वार की विधानसभा में जो संगठन का सबसे बड़ा पद है वो उनके पास है, लेकिन कोटद्वार में अगर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे, सत्ता के रूप से देखेंगे तो लगभग हाशिए पर है। किसी भी बड़े कार्यक्रम में वो दिखाई नहीं देते, यहाँ तक कि विधायक के साथ भी वो बहुत कम दिखाई देते हैं। जबकि देखा जाए कि कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो जिलाध्यक्ष की मौजूदगी उसमें एक सामान्य तौर पर देखी जाती रही है, इससे पहले भी और अन्य पार्टी के कार्यक्रमों में भी। पदमपुर मोटरडाक में निवास स्थान है वीरेंद्र रावत का, लेकिन वीरेंद्र रावत को पदमपुर मोटरडाक में होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं जिनमें आमतौर पर बीजेपी, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, वही ज़्यादा कार्यक्रम कराती है, तो वो भी वहाँ पर उनको इग्नोर ही किया जाता है। तो लगभग वही कहानी क्या वीरेंद्र रावत के साथ दोहराई जा सकती है। तो हमारी नज़र में हो सकते हैं तीसरा कौन, वीरेंद्र रावत। सारी खबर दिखाने का मकसद यही है कि आपको राजनीति की जागरूकता होनी चाहिए, कौन जनप्रतिनिधि विकास कार्यों को आगे ले जाएगा, और अगर आप नेताओं पर दबाव नहीं बनाएंगे, राजनीतिक जागरूकता नहीं रखेंगे, तो इस तरह कोटद्वार विधानसभा का विकास होने वाला नहीं है। तो कोटद्वार की जो राजनीति है वो कर रही है बेड़ा गर्क। पार्ट 2 में हमने आपको दिखाया, बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे राजनीति का पार्ट 3। समझदार बनिए, जागरूक बनिए, सच्चाई को जानिए और सही फैसला कीजिए, क्योंकि एक सही वोटर और एक सही नेता ही क्षेत्र का विकास कर पाता है, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।